दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। हम आपके लिए इस वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र एवं बाल विकास के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो व्याख्या सहित लेकर आए हैं। दोस्तों ये जो प्रश्नों का जो कलेक्शन है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का कलेक्शन है, जिन्हें व्याख्या सहित इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं या टेट से संबंधित परीक्षाएं हैं उनमें बार बार इन प्रश्नों को पूछा जाता है। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द में हुई है। मूलतः साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइको व लोगस से हुई है। यदि ग्रीक भाषा विकल्प में नहीं दी गई है तो ग्रीक भाषा की निकटस्थ जो भाषा है वो लैटिन भाषा का चुनाव हमें ऑप्शन में करना है। यहाँ पे दोस्तों ये ध्यान रखना है कि अगर ग्रीक भाषा दी गई है ऑप्शन में तो हमें ग्रीक भाषा का ही चुनाव करना है, यानी ग्रीक भाषा को ही टिक करना है। और अगर लैटिन भाषा दी हुई है और ग्रीक भाषा नहीं दी गई है तो हमें लैटिन भाषा का चुनाव करना है। ये नहीं हो सकता ऑप्शन में कि दोनों भाषाएं एग्जामिनर द्वारा दे दी गई हो। अगर ऐसा बन भी जाती है स्थिति तो हमें ग्रीक भाषा का ही चुनाव करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति का सबसे उपयुक्त रूप में प्रदर्शित करता है? धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, व्यवहारगत विज्ञान। उपयुक्त कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका उत्तर है 3, 1 और 3, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो धनात्मक है और व्यवहारगत विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान विधायक या धनात्मक विज्ञान है क्योंकि मनोविज्ञान विज्ञान की तरह क्रमबद्ध है तथा सत्य की खोज पर बल देता है। मनोविज्ञान व्यवहार संबंधी विज्ञान है जिसमें जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान नियामक विज्ञान नहीं है क्योंकि नियामक विज्ञान में क्या होना चाहिए अथवा क्या होना उचित है से संबंध रखा जाता है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि निम्न में से कौन सी है? तो विकासीय जो विधि है वो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि विकासी विधि है। हरलोक के अनुसार विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तनों का उद्देश्य बालक के पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करने की योग्यता प्राप्त करना है। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? यानी बच्चे का जो विकास है वो किस प्रकार होता है और सिरस्थ सिद्धांत में क्या कहा गया है? तो विकास शीर्ष से पैर की ओर होता है, यह इसका सही आंसर है। बाल विकास में सिरस्थ सिद्धांत का यह कथन सत्य है कि बच्चे का जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। यानी सिरस्थ सिद्धांत में दोस्तों यह बताया गया है कि बच्चे का जो विकास है वो पहले सिर का होता है, सिर से फिर नीचे की तरफ यानी पैर तक उसका विकास धीरे धीरे होता है। सिर के बाद में उसके धड़ का और फिर धीरे धीरे इसके पैरों तक उसका विकास होता है। तो ये सिरस्थ सिद्धांत में कहा गया है कि बच्चे का पहले सिर का विकास होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? किसके अनुसार? प्याजे के अनुसार। तो अमूर्त जो संक्रियात्मक अवस्था है वो प्याजे के अनुसार संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था मानी जाती है। प्याजे के अनुसार इंद्रियानुगतिक की अनुमानित जो उम्र है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी गई है। इस उम्र में विचार मुख्य रूप से क्रियाओं द्वारा घटित होता है। दोस्तों प्याजे ने माना है कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 2 वर्ष तक की जो उसके विचार जो हैं वो मुख्य रूप से किसके द्वारा आते हैं? क्रियाओं के द्वारा। अर्थात बच्चा जो होता है वो हाथ पांव चला करके क्रिया करके इधर उधर लुढ़क करके अपने विचारों को विकसित करता है। तो प्याजे ने इस उम्र में जो विचार है वो क्रियाओं के द्वारा माने हैं। दूसरी अवस्था को उन्होंने नाम दिया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक प्याजे ने मानी है। इसमें अहम केंद्रवाद हावी होता है। इस अवस्था में एक ही ढंग या
रूप में बच्चा सोच सकता है, उसके विपरीत वह नहीं सोचता है। इसी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे ने नाम दिया। यह 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक यह अवस्था उन्होंने मानी। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी आयु 7 वर्ष से 11 वर्ष तक मानी। इस अवस्था में स्थूल वस्तुओं के उपयोग से तार्किक चिंतन करता है। लास्ट है औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से लेकर ऊपर तक यानी वयस्क अवस्था तक होती है। यह अवस्था संप्रत्यों के विकास की संपूर्ण अवस्था जीन पियाजे ने मानी है। यानी जो बालक जो है इस अवस्था में आकर के संपूर्ण जो संप्रत्य है उनका विकास उसमें हो जाता है। दोस्तों, इसकी विस्तार पूर्वक अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के आप जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की जो अवधारणा है उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की जो वीडियो हैं वो आपको मिलती रहें। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष की आयु में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। वुडवर्थ के अनुसार 15 से 20 वर्ष की आयु में विकास उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। मुख्य रूप से क्रियाओं द्वारा यह घटित होता है। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? तो शीर्ष पदीय यानी आपादीय जो विकास का जो प्रतिमान है वो व्यक्ति में इस क्रम का अनुसरण करता है। यानी इसकी चर्चा हम पीछे भी कर चुके हैं कि व्यक्ति का पहले शीर्ष यानी सिर का विकास होता है, फिर उसके धड़ का, और इस प्रकार से उसके पैरों तक विकास चलता है। तो इसे शीर्ष पदीय विकास क्रम कहा जाता है। शारीरिक विकास के क्षेत्र में मस्तिष्कोन्मुखी क्रम का अनुसरण होता है। यानी सबसे पहले मस्तिष्क यानी सिर का, फिर धड़ क्षेत्र का, तथा सबसे अंत में पैर क्षेत्र में शरीर की वृद्धि एवं नियंत्रण होता है। विकास के क्रम में सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं के सिद्धांत का पालन भी होता है। सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, तो उच्च उपलब्धि है वो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। प्रवाहिता, मौलिकता, लचीलापन है ये सृजनात्मकता से संबंधित है। सृजनात्मकता में जिज्ञासा, कल्पना, मौलिकता, खोजपरकता, संवेदनशीलता, लचीलापन, प्रवाह, विस्तृतता, नवीनता, विस्तारण आदि तत्व सृजनात्मकता में पाए जाते हैं। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? तो इसमें जो शिक्षक है वो सीखने की परिघटना में आवश्यक घटक नहीं माना जाता है। इसमें अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था और प्रेरक हैं, ये सीखने की परिघटना के आवश्यक घटक माने जाते हैं। सीखने की प्रक्रिया अधिगमकर्ता तथा उससे संबंधित मुख्य घटकों पर केंद्रित होती है। अधिगमकर्ता, उसका स्वास्थ्य तथा प्रेरक सीखने की परिघटना के लिए आवश्यक घटक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बनन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? तो ऑपरेंट जो अनुबंध है वो यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के स्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। B.F. स्किनर, जिनका जन्म 1904 में, मृत्यु 1990 में, सुदृढ़ीकरण, दंड और विलुप्त होने के आधार पर ऑपरेंट अनुबंध की विस्तृत व्याख्या स्किनर ने की है। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व निम्न में से गहन संबंध रखता है। तो यह अधिगम स्थानांतरण से गहन संबंध रखता है। कौन? आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी समान तत्व शब्द। आइडेंटिकल एलिमेंट्स अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सिद्धांत से संबंधित है। इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक और वुडवर्थ ने किया था। बेंडूरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नहीं है? तो इसमें प्रलोभन है, ये बेंडूरा के प्रेक्षणात्मक जो अधिगम सिद्धांत है उसका घटक नहीं है। इसमें जो इसके घटक हैं वो स्थानापन्न, पुनर्बलन, प्रतिमान, संकेत इसके मुख्य घटकों में से हैं। बेंडूरा के अनुसार निम्नलिखित ऐसे कारक हैं जो यह निर्धारण करते हैं कि प्रेक्षणात्मक सीखना कब और कितनी मात्रा में होगा, जिसके घटक अवधान, स्मरण, उत्पादन प्रक्रियाएं, अभिप्रेरक भी माने जाते हैं। सूचना के अर्जन, प्रतिरूपण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति तथा उसके उपयोग से संबंधित जो मानसिक क्रियाएं हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
तो उन्हें संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं कहा जाता है। सूचना का अर्जन, प्रतिरूपण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति अथवा उसके उपयोग से संबंधित जो मानसिक क्रियाएं हैं उन्हें संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं कहते हैं। नैमित्तिकी अनुबंधन में सबसे सरल अनुक्रियाओं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रक्रम कहलाता है। तो कार्यक्रमित अधिगम जो है वो नैमित्तिक अनुबंध में पहले सरल अनुक्रियाओं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रक्रम माना जाता है। नैमित्तिक अनुबंध में पहले सरल अनुक्रियाओं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम के प्रक्रम को कार्यक्रमित अधिगम कहते हैं। व्यवहार में एसआर संप्रत्ययन को अस्वीकार कर एसओआर संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया था? तो वुडवर्थ थे। उन्होंने एसआर जो संप्रत्ययन है उसको अस्वीकार किया और एसओआर संप्रत्ययन प्रस्तावित किया। एसओआर मॉडल की उत्पत्ति का श्रेय आर एस वुडवर्थ को जाता है, जो एक प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक थे। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? तो खोज सक्रिय अधिगम का ह्रास है वो एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में लाभकारी नहीं है। छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण है, ये एकीकृत छात्र केंद्रित जो अधिगम होता है उसमें पाठ्यक्रम में लाभकारी घटक हैं। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम में बालक का अभिप्रेरण विकास तथा सहकर्मी संचार का विकास होता है। इसके साथ बालक के भावनात्मक विकास तथा शिक्षक के साथ संबंध में स्थायित्व आता है तथा बालक सक्रिय अधिगम की स्थिति में रहता है। कोई ऐसी वस्तु जिसमें व्यवहार को प्रबलित करने की क्षमता स्वतः नहीं होती, किंतु जो किसी अन्य वस्तु के साहचर्य से यह क्षमता अर्जित कर लेती है, जानी जाती है। गौण प्रबलन के रूप में इस क्षमता को कहा जाता है। कुछ उद्दीपक मौलिक रूप से तटस्थ होते हैं जिनसे वैसी अनुक्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती, जैसे कि धनात्मक या प्राथमिक पुनर्बलन से उत्पन्न होती है। परंतु यदि इस तरह के तटस्थ उद्दीपक को बार बार प्राथमिक पुनर्बलन के साथ युग्मित कर उपस्थित किया जाता है तो उसमें भी प्राथमिक पुनर्बलन के समान अनुक्रिया होने का गुण विकसित हो जाता है। इस तरह के पुनर्बलन को गौण पुनर्बलन कहा जाता है। जैसे एक भूखे प्राणी के सामने भोजन के साथ लाल रोशनी को बार बार उपस्थित किया जाता है तो कुछ प्रयासों के बाद यह संभव है कि प्राणी लाल रोशनी को भोजन आने का संकेत मानकर उसके प्रति लार स्राव की अनुक्रिया करने लगे, क्योंकि उसके मन में वो धारणा बैठ जाती है कि जैसे लाल रोशनी आती है तो मेरे सामने भोजन आता है और उसके लार स्त्राव होना शुरू हो जाती है। जो पहले सिर्फ भोजन देकर होता था, ऐसी परिस्थिति लगानी एक गौण पुनर्बलन या अनुबंधित पुनर्बलन का उदाहरण होगा। निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? तो सचित्र विवरण जो है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है। सामान्यकरण, अनुवाद करना, अनुपयोग करना, ये उद्देश्य हैं वो सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित है। संज्ञानात्मक विज्ञान में दिमाग और उसकी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक विज्ञान में यह अध्ययन किया जाता है कि संज्ञान क्या है, वह क्या करता है, वह कैसे करता है। इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि दिमाग किस तरह सूचनाएं प्राप्त करता है, कैसे उसका विश्लेषण करता है। इसमें अंतर्गत प्रत्यक्षीकरण, भाषा, स्मृति, तर्क, ध्यान, सीखना, भावनाएं आदि सम्मिलित होते हैं। शूज द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तो वर्दाइमर, कोफका और कोहलर ये अंतर्दृष्टि द्वारा सूज का जो सिद्धांत है, यानी सूज द्वारा सीखने के समाकृतिवाद का जो सिद्धांत है वो इन मनोवैज्ञानिकों ने दिया, जो वर्दाइमर, कोफका और कोहलर थे। गेस्टाल्टवाद यानी समाकृतिवाद संप्रदाय के प्रवर्तक वर्दाइमर, कोफका, कोहलर। गेस्टाल्ट शब्द जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सूज का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो कोहलर, कोफका और वर्दाइमर ने दिया। दोस्तों यहाँ से ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित वैज्ञानिक थे
या मनोवैज्ञानिक थे, तो वर्दाइमर, कोपका और कोहलर, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों का नाम यहाँ पे लिया जाता है। और अंतर्दृष्टि का सूझ सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये वर्दाइमर, कोपका, कोहलर से संबंधित है। और गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है, तो क्लासिक की अनुबंध के द्वारा भाषा की अवाप्ति होती है। दोस्तों, हम इन प्रश्नों को फटाफट कर लेते हैं, नहीं तो हमारी जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। स्किनर का मत है कि शाब्दिक व्यवहार भाषा की पुनर्बलन सिद्धांत के संदर्भ में व्याख्या की जाती है। अधिगम जिसके बिना संभव नहीं, वह कौन सा घटक है? तो प्रेरणा है, उसके बिना जो अधिगम है वह संभव नहीं है। यानी अधिगम कर्ता के मन में सीखने की प्रेरणा अगर नहीं होगी तो अधिगम यानी सीखना नहीं होगा। तो ये घटक अधिगम कर्ता में आवश्यक घटक माना जाता है। अधिगम में 4 आवश्यक शर्तें होती हैं। सीखने वाले के लिए अभिप्रेरणा बहुत आवश्यक जो घटक है। विभिन्न अनुक्रियाएं, पुनर्बलन, अभ्यास, ये जो घटक हैं वो एक अधिगम कर्ता में होनी बहुत जरूरी है, तभी वह अधिगम कर सकता है यानी सीख सकता है। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है? तो जेरोम एस ब्रूनर हैं, ये व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है। इयोन पेट्रोविच पावलोव, ई एल थॉर्नडाइक, बी एफ स्किनर, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानी हैं। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जिनमें उद्दीपक और अनुक्रिया होती है। यानी बच्चों ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि व्यवहारवादी अधिगम जो सिद्धांत व्यवहारवादियों ने दिए उनमें उद्दीपक और अनुक्रिया ये मुख्य घटक थे। पावलोव शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि सिद्धांत तथा स्किनर का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत प्रमुख व्यवहारवादी सिद्धांत है और उनमें उद्दीपक और अनुक्रिया मुख्य रूप से घटक थे। और जेरोम एस ब्रूनर निर्मितवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। दोस्तों, इस प्रश्न की हर कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है, जो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित है या शिक्षा मनोविज्ञान जो सिलेबस उसमें इंक्लूड किया जाता है, ये प्रश्न बार बार उन परीक्षाओं में पूछा जाता है और पूछा जा रहा है। इस प्रश्न को आपको बहुत ध्यान से ध्यानपूर्वक से याद करना है। निम्नलिखित विशिष्ट अधिगम व्यतिक्रम एवं उनके लक्षण 1 और 2 तालिकाओं में दिए गए हैं और उन्हें क्या करना है? सुमेलित करना है। डिस्प्रेक्सिया लिखने संबंधी व्यतिक्रम, डिस्केलुकिया विशिष्ट गणितीय व्यतिक्रम, डिसलेक्सिया विशिष्ट लेखन गणितीय व्यतिक्रम, डिस्ग्रेफिया विशिष्ट वाचने व्यतिक्रम। इन्हें क्या करना है? हमें सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर है 3 ऑप्शन ए में 3 यानी डिस्प्रेक्सिया विशिष्ट लेखन एवं गणितीय व्यतिक्रम, बी में 2 डिस्केलुकिया विशिष्ट गणितीय व्यतिक्रम। डिस्केलुकिया यानी केलुकिया कैलकुलेटर वगैरह जो होता है हम किस काम में लेते हैं? गणितीय व्यतिक्रम में उनको काम में लेते हैं। तो डिस्केलुकिया, केलुकिया को हमें जोड़ना है कैलकुलेटर से, डिस्केलुकिया गणितीय व्यतिक्रम। सी में 4 डिसलेक्सिया विशिष्ट वाचने व्यतिक्रम और डी डिस्ग्रेफिया को 1 से मिलाना है, लिखने संबंधी व्यतिक्रम। डिस्ग्रेफिया हो गई लिखने संबंधी व्यतिक्रम। अब इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। डायलेक्सिया पठन से जुड़ी समस्या। जो बच्चे डायलेक्सिया से प्रभावित होते हैं वे ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, सही सुन नहीं पाते हैं, सही तरह से अक्षर यानी राइम्स वर्ड को भी वो पहचान नहीं पाते हैं। ये जो समस्या है वो डायलेक्सिया होती है, यानी जो पठन से संबंधित जो समस्या होती है वो डायलेक्सिया है। डायस्ग्राफिया लिखने से जुड़ी असक्षमता। डायस्ग्राफिया में क्या होगा? लिखने से जुड़ी असक्षमता होगी, जिसमें बच्चा ठीक तरह से लिख नहीं पाता है। बच्चा ठीक तरह से जूते पहनना, पैंट शर्ट के बटन बंद करना आदि जो कार्य हैं इनमें भी वो समस्याएं महसूस करता है। कौन सी समस्या में? डायस्ग्राफिया में। डायस्कैल्कुलिया में इसमें पीड़ित व्यक्ति को गणितीय जो संक्रियाएं करने में परेशानी पैदा होती हैं, यानी कैलकुलिया
कैलकुलेटर से हमने इसको जोड़ा। कैलकुलेटर किस में काम आता है? गणितीय संक्रियाओं में काम आता है। तो डाइस कैलकुलिया में पीड़ित व्यक्ति को गणितीय संक्रियाएं करने में परेशानी पैदा होती है। एप्रेक्सिया, इसे एप्रेक्सिया भी कहते हैं। इसमें पीड़ित व्यक्ति शरीर संतुलन, गति की संतुलन नहीं बना पाता है तथा वर्बल डिस्प्लेक्सिया में बच्चा बोलने में स्पीच साउंड की जो समस्या है वो भी महसूस करता है। उपरोक्त चारों अधिगम निर्योग्य स्थितियों को 4D के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये जो 4D है, ये जो समस्याएं जो होती हैं इन्हें ज़रूर याद करना है, ताकि हम बार बार जो एग्ज़ाम्स देते हैं उन एग्ज़ाम में हमें इनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, अगर हमने एक बार में ही इसको याद कर लिया है, सीख लिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रण करने में सहायक नहीं है? तो पृथक्करण जो है वो एक तकनीक नहीं है। दमन, प्रतिगमन, प्रतिस्थापन जो रक्षा युक्तियां हैं, जो समायोजन की रक्षा युक्तियां हैं, ये व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रण करने में सहायक मानी जाती हैं। दमन, प्रतिगमन, प्रतिस्थापन तीनों रक्षात्मक युक्तियां हैं, यानी समायोजन की रक्षात्मक युक्तियां हैं जो व्यक्ति के संयोगों को नियंत्रण करने में मददगार साबित होती हैं। संप्रेक्षण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है? तो संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस जो वर्ड है उससे मानी जाती है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी पर्यायवाची शब्द है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से मानी जाती है। कम्युनिस शब्द का अभिप्राय है कॉमन या सामान्य। संप्रेषण का क्या अर्थ होता है? यानी परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। संप्रेक्षण का अर्थ होता है परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान करना। शिक्षा व शिक्षण बिना सूचनाओं तथा विचारों के आदान प्रदान के संभव नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण के कितने पक्ष होते हैं? संप्रेक्षण के 2 पक्ष होते हैं। संप्रेक्षण एक द्विवाही प्रक्रिया है। इसके 2 पक्ष होते हैं, संदेश देने वाला और दूसरा है संदेश ग्रहण करने वाला। ये संप्रेक्षण प्रक्रिया में होता है। एक संप्रेक्षण देता है और एक संप्रेषण ग्रहण करता है। ये द्विवाही प्रक्रिया है। संप्रेक्षण का क्या कार्य है? मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाए रखना संप्रेषण का कार्य है। संप्रेक्षण मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाए रखता है। प्रभावशाली संप्रेक्षण शिक्षण अधिगम को सरल भी बनाता है। संप्रेक्षण कितने प्रकार का होता है? संप्रेक्षण है वो 2 प्रकार का होता है। संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। पहला है शाब्दिक संप्रेक्षण, दूसरा है अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक संप्रेक्षण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्या है? शाब्दिक है। और अशाब्दिक संप्रेषण होता है उसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। शिक्षण में प्रभावशाली संप्रेक्षण के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक एवं छात्र मिलजुल कर प्रयास करें, ये शिक्षण में प्रभावशाली संप्रेषण के लिए आवश्यक तत्व है। प्रभावशाली शिक्षण में शिक्षक एवं छात्र मिलजुल कर प्रभावशाली संप्रेक्षण के लिए प्रयास करते हैं। शिक्षण एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में छात्रों छात्राध्यापकों को जटिल नियमों, विधियों, पद्धतियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं के विषय में ज्ञान प्रदान करने के लिए अनेक संप्रेषण तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ब्रेल लिपि, अबेकस, बोलती घड़ी, बोलता कैलकुलेटर किस प्रकार के संप्रेक्षण के उदाहरण है? तो यह स्पर्श संप्रेक्षण के उदाहरण है, क्योंकि ब्रेल लिपि है वो अंधों के लिए है और स्पर्श करके ही उसमें जाना जा सकता है। तो इस ब्रेल लिपि स्पर्श संप्रेक्ष से संबंधित है। स्पर्श के माध्यम से दृष्टिहीन छात्रों को वस्तु का आकार, घनत्व, भार, प्रकृति आदि का बोध करा सकते हैं। स्पर्श संपर्क संप्रेषण दृष्टिहीन छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हुआ है। चार्ल्स एम गवावे ने 1960 में अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया के मापन हेतु किस विधि की सहायता से वर्ग प्रणाली का प्रयोग किया था? तो फ्लेंडर्स जो विधि है वो चार्ल्स एम गवावे ने इस मापन विधि की सहायता से वर्ग प्रणाली का प्रयोग किया था।
अशाब्दिक व्यवहार शिक्षण की वास्तविक घटनाओं एवं शिक्षण स्वरूप को प्रस्तुत करता है, परंतु अधिकांश शिक्षकों को अपने शिक्षण में अशाब्दिक व्यवहार के संबंध में जानकारी नहीं होती कि वे क्या और किस प्रकार अशाब्दिक संप्रेषण करते हैं। जब संप्रेषण प्रक्रिया व्यक्ति के अंदर ही संपन्न होती है तब इसे कौन सा संप्रेषण कहा जाता है? तब इसे अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। जब संप्रेषण की जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति के अंदर ही संपन्न होती है तो वह होती है अंतः वैयक्तिक संप्रेषण। जब संप्रेषण प्रक्रिया व्यक्ति के अंदर ही संपन्न होती है तब इसे अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। उदाहरणार्थ व्यक्ति का सोचना, किसी समस्या पर विचार करना, उसका समाधान ढूंढना, डायरी लिखना, ये अंतः वैयक्तिक संप्रेषण के उदाहरण हैं। टेलीफोन, टेलीप्रिंटर किस प्रकार के संप्रेषण माध्यम के उदाहरण हैं? तो ये अंतर वैयक्तिक संप्रेषण के उदाहरण हैं। यानी दो व्यक्तियों के बीच में संप्रेषण होता है तो उसे अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। और अंतः वैयक्तिक संप्रेषण में क्या होता है? व्यक्ति अपने अंदर ही विचारों का संप्रेषण करता है तो होता है अंतर वैयक्तिक संप्रेषण। इस प्रकार संप्रेषण माध्यम में संप्रेषण प्रक्रिया कम से कम दो व्यक्तियों के बीच संपन्न होती है, अर्थात वे आपस में आमने सामने अथवा किसी अन्य माध्यम से टेलीफोन, टेलीप्रिंटर आदि से अंतःक्रिया करते हैं तो यह है अंतर वैयक्तिक संप्रेषण। निम्न में से कौन सा सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंध में निहित है? नैमित्तिक अनुबंध जो सिद्धांत है वो क्रिया प्रसूत अनुबंध में निहित है। क्रिया प्रसूत अनुबंध में नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत निहित है। नैमित्तिक अनुबंध को ही क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, ये प्रश्नों का कलेक्शन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस प्रकार के जो कलेक्शन है वो आपको लगातार मिलते रहें।